ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो जो आप वॉचेस यूज़ करती हैं, छोटे छोटे गोल से सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं बटन सेल्स. तो बटन सेल्स में जो मेन रिएक्शन दैट इज जिंक सॉलिड प्लस Ag2O सॉलिड प्लस वाटर गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 सिल्वर सॉलिड प्लस 2 OH नेगेटिव. ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और E0 कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है. तो देखिए जिंक 0 से जा रहा है +2 में, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, और सिल्वर Ag2O में +1 में है, यहाँ से 0 में जा रहा है, तो सिल्वर की रिडक्शन हो रही है यहाँ पे. और वाटर, क्योंकि H2O फाइनली ब्रेक होगा 2 OH नेगेटिव में. ठीक है, जैसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखते हैं तो एनोड पे क्या होगा. एनोड पे तो बिल्कुल सिंपल है कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में, मतलब बाकी का रिएक्शन कैथोड पे हो रहा होगा, क्योंकि एनोड और कैथोड को मिला के टोटल रिएक्शन यही आना चाहिए. ठीक है, तो बाकी का जो रिएक्शन बचेगा उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे. क्या बचेगा लेफ्ट में, जिंक को हमने ऑलरेडी लिख लिया एनोड में, Ag2O सॉलिड बच रहा है प्लस H2O लिक्विड बच रहा है, और ये देखिए जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 सिल्वर हैं. ठीक है, दोनों के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाएंगे 2 सिल्वर सॉलिड प्लस 2 OH नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रिएक्शंस आ गए, हाफ सेल रिएक्शन. और अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे और आपको नेट सेल इक्वेशन यही मिलेगी जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया गया है. ओके, तो अब इन दोनों के लिए एनोड के लिए जो E0 की वैल्यू है वो कितनी है. जिंक के लिए अगर ऑक्सीडेशन देखा जाए तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना होता है, -0.76, और E0 रिडक्शन पोटेंशियल इस सेल का, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल को अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ढूंढते हैं Ag2O प्लस H2O गिव्स यू 2Ag प्लस 2 OH नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आती है +0.344. ठीक है, +0.344. तो अब क्या करेंगे हम, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की, तो E सेल या E0 सेल क्या होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. तो कैथोड का वैल्यू कितनी है, +0.344 माइनस -0.76, तो आ जाएगा 1.104 वोल्ट. तो E0 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और डेल्टा जी रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा G0 रिएक्शन क्या होता है, -NFE0. N यहाँ पर बैलेंसिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, 1 फैराडेज 96,500 कूलम्स, और E की वैल्यू आ गई आपके पास 1.104. तो सॉल्व करने पे आ जाएगा -213.04 किलो जूल्स. ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. देखिए 7th क्वेश्चन में पूछा गया कि डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. कि कंडक्टिविटी क्या होती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमें बताना है. एंड डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन. अगर आप सॉल्यूशन को ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो या डाइल्यूट करते हो तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आते हैं. देखिए आपने फिजिक्स में तो पढ़ा ही है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A. ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो रो यहां पे है रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो 1 अपॉन रो को बोलते हैं कंडक्टिविटी, जस्ट रेसिप्रोकल. तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रो आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर हम लिखें कि 1 अपॉन रो इज इक्वल टू
L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R। तो L अपॉन A को क्या लिखते हैं हम? दैट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, दिस L अपॉन A टर्म इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। और कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास कप्पा का। ओके, तो यहां से जैसे कि 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी थी, वैसे ही 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। ठीक है, तो 1 अपॉन R को ही हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। और कप्पा को कंडक्टिविटी एज वेल एज कप्पा इज नोन एज कंडक्टिविटी एज वेल एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिखा हो तो उसका मतलब कप्पा ही दिया गया है, तो इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास आ गया L अपॉन A दैट इज सेल कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन R या कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है? इट इज द, ठीक है, क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। इट्स द conductance of a solution of 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आप बोल सकते हो। ठीक है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। कि आपने एक बीकर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 प्लेट्स ली, इलेक्ट्रोड्स। ओके, इनके बीच में सॉल्यूशन डला हुआ है। ये इलेक्ट्रोड्स आगे कनेक्टेड हैं सर्किट्स में, तो इनके बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। और जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो भी 1 सेंटीमीटर है। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मतलब इलेक्ट्रोड का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो मिला के ये जो क्यूब बनाएंगे, इस क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना भी सॉल्यूशन आएगा, जितने भी आयन्स होंगे, कुछ कैटायन होंगे, कुछ एनायन होंगे, तो इस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयन्स हैं उनकी जो टोटल कंडक्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आपको बोल दिया मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की कंडक्टेंस होगी कप्पा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को कप्पा लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को क्या लिखेंगे हम? 3 कप्पा। ठीक है, तो किसी भी कंटेनर में मान लीजिए ये मेरे पास कंटेनर है और जो टोटल वॉल्यूम है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 9 पार्ट्स में, मान लीजिए। ठीक है, देखने से तो नहीं लग रहा, बट मान लेते हैं कि ये टोटल 9 क्यूब्स हैं। ठीक है, हर एक अपने आप में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। इसकी वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? कप्पा। तो टोटल कितनी वॉल्यूम है? 9। तो टोटल कंडक्टेंस यहां पर क्या होगी सॉल्यूशन की? टोटल कंडक्टेंस हो जाएगी 9 कप्पा। तो कप्पा एक यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसके यूनिट्स होते हैं सीमेंस पर सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है, तो होगा क्या? अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास ये कंटेनर में सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज कप्पा। अब अगर मैं इसको डाइल्यूट करता हूँ, इसको डाइल्यूट करने पे इसकी वॉल्यूम को मैंने डबल कर दिया। ठीक है,
अब वॉल्यूम होगी 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने सिर्फ पानी ही तो डाला है, नंबर ऑफ आयंस तो मैंने नहीं बढ़ाए। नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ाए तो डाइल्यूट करने पे क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब में वो आयंस चले जाएंगे। अगर पहले इस वॉल्यूम में 10 आयंस थे, अब 2 सेंटीमीटर क्यूब में 10 होंगे, तो मतलब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5। तो कप्पा तो सिर्फ यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होती है, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस तो कम हो गए। इसको और बड़ा अगर आप डाइल्यूट ज़्यादा कर दोगे तो यूनिट वॉल्यूम में तो नंबर ऑफ आयंस घटते जाएंगे, क्योंकि हम पानी डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल रहे। तो कप्पा डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, तो ये याद रखना है, क्योंकि ये यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस है। वॉल्यूम बढ़ाने पे या डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें अब, ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से आपको पता लगेगा कि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन के आपने एक बाल्टी ली, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उसका 1 मोल डालना है। 1 मोल की जो टोटल कंडक्टेंस आएगी उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब चाहे 1 मोल को आप 100 ml में डालो, 500 ml में डालो, 1 लीटर में डालो, 10 लीटर में डालो, ठीक है, 1 मोल की जो टोटल कंडक्टेंस आती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या होती है, कप्पा। तो अगर टोटल वॉल्यूम आपके पास जो सॉल्यूशन था वो उसका टोटल वॉल्यूम V है, V सेंटीमीटर क्यूब, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से, ठीक है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि कप्पा टोटल वॉल्यूम था आपके पास V, तो ये हो गया कप्पा इंटू V। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और अगर यहाँ एक ही मोल लेंगे हम, अगर n को 1 लिख देते हैं तो कंसंट्रेशन को 1 अपॉन V लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन भी लिखते हैं, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर होता है। यहाँ वॉल्यूम आप लेंगे मिलीलीटर में, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपके पास आ गए। यहाँ पर ध्यान रखना, वॉल्यूम आप मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो, वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और कंसंट्रेशन किस में होती है, मोल पर लीटर में। तो ये 2 फॉर्मूलाज रिलेट करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। अब इसकी वेरिएशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कि मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, ये उल्टा इंक्रीज करता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अगर मैंने 1 लीटर से 2 लीटर कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। पर ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ रहे, ठीक है। मान लो अगर आपके पास टोटल आयंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा आयनाइज हो चुका है उसमें 100 आयंस हैं, तो डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, 100 के 100 रहेंगे। पर क्योंकि डाइल्यूशन में वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाएगी, अब वो आयन ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे तो ज़्यादा कंडक्टेंस आएगी, ठीक है। तो डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस बढ़ती है क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना डाइल्यूट करते जाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं डाइल्यूशन के साथ, तो कंडक्टेंस, जैसे आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज करेगी, शार्पली, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, अल्फा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स होते हैं, मैक्सिमम 100% आयनाइज हो चुका है, सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है। तो ये जो कर्व है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और ये कर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन,
ओके क्लियर. बाकी और डिटेल अगर आपको चेक करनी है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू NCERT बुक्स. Okay, so next we'll start in the question number 8 in the next lecture.